मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या कहोगे सूर्य का क्या देखना है। इस कदर इस सड़क पर कीचड़ बिछी है, इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है कि लोगों का पांव घुटनों तक सना है। नमस्कार, मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ टीवी। आलोचना की उम्र नहीं होती, ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कही है। लेकिन आलोचना जब आप करते हैं तो ये कहा जाता है कि आप एक उंगली उठाएंगे तो 4 उंगलियां या 3 उंगलियां आपकी तरफ उठेंगी। समस्या यही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है पंजाब के दौरे के बाद लौटते समय। जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही कि वो धन्यवाद दे रहे हैं सीएम को पंजाब के कि वो जिंदा वापस लौट आए, बात वहीं पर अटकी हुई है। क्योंकि अब इसके बाद जो चलन चला है पूरे देश भर में, खासकर भाजपा और आरएसएस की तरफ से, वो ये हुआ है कि हर जगह महामृत्युंजय जाप, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों, शंकर के द्वार पहुंचकर काशी में उन्होंने पूजा अर्चना की, लंबी उम्र की कामना की। हम सब भी करते हैं, हम भी करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र लंबी हो और उन्हें लंबी आयु का वरदान मिले। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी ये बात कही। इसके बाद तमाम, वो चाहे नेता हों, चाहे वो अध्यक्ष हों, चाहे वो मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, उस पार्टी या उस संबंध से रखते हुए जो भी विधायक हों, सांसद हो, सब ने ये बात कही और सब ने महामृत्युंजय जाप करने की बात कही। झंडे वाला मंदिर तक में भी महामृत्युंजय जाप हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर धन्यवाद ज्ञापन की बात आए तो किसको किसको कौन कौन धन्यवाद ज्ञापन करेगा, इसको समझते हैं हम। सीमा पर सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सैनिक अगर वो वहां से सुरक्षित आ जाता है, अगर वो वहां पर चौकीदारी करके देश की रक्षा करते हुए शहीद नहीं होता है, बच के वापस आ जाता है, तो वो किसे किसे धन्यवाद ज्ञापन करेगा। उसका परिवार, उसके परिवार को किसको किसको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए। ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापन करेगा कि उन अधिकारियों को करेगा कि जिसकी वजह से उसकी कठिन पोस्टिंग बच गई या हो नहीं पाई। ऐसा होता नहीं अमूमन, होता यह है कि सुरक्षा बलों को तैनाती मिलती है और कठिन तैनाती मिलती है। हम आप सभी जानते हैं कि ग्लेशियर्स पर और तमाम जगहों पर जहां तैनाती होती है भारतीय सुरक्षा के मानकों को देखते हुए, हर वर्ष प्रतिदिन के हिसाब से 1 या 2 सैनिक शहीद होता है। एक बड़ा कठिन दौर होता है उस पीरियड का, भले ही वो कम पीरियड का हो, लेकिन वो 3 से 6 महीने का पीरियड उनके लिए बहुत घातक होता है। तो वो किसे किसे धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, जरा सोचिए। इसके बाद बात आती है डॉक्टर्स की। अगर डॉक्टर्स धन्यवाद ज्ञापन करने बैठे तो मरीजों को धन्यवाद ज्ञापन करेंगे कि वो उस बीमारी को धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, किसे किसे धन्यवाद देंगे कि जिसकी वजह से वो आज तक सुरक्षित हैं। आप पिछले महामारी में जानते हैं कि कितने डॉक्टर संक्रमित होकर के देहांत हुआ जिनका, और परिवार बड़ी समस्या झेला। तो आज भी ये बात उतनी ही ताकतवर तरीके से मैं कह सकता हूं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापन करना पड़े तो वो किसे किसे करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी को करेंगे, जिसकी वजह से 2002 की जो उनकी सरकार थी वो बच पाई, या लाल कृष्ण आडवाणी को करेंगे जिनकी वजह से उनकी सरकार बची रही, जबकि प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बात साफ कही थी कि उन्हें अपने राजधर्म का प्रयोग करना चाहिए। हम सब आप जानते हैं कि 2002 में क्या हुआ था। 2014 में जनता के लिए वो धन्यवाद ज्ञापन कर चुके हैं जब उन्हें ज़बरदस्त जीत हासिल हुई थी। 2019 में वो किसका धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, पुलवामा की घटना का या अन्य किसी घटना का जिसकी वजह से उन्हें जीत की दिशा मिली, या उस मंदिर मस्जिद मुद्दे का जिसके लिए उन्होंने तमाम एड़ी चोटी का जोर लगाया, और ख़ासकर जब राम मंदिर बनने को आया तो उसकी भी चौहद्दी पर पहुंचकर उन्होंने प्रणाम किया। तो राम का, श्री कृष्ण का, शंकर का, किसका किसका उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा का, यशवंत सिन्हा का, यशवंत सिंह का,
किसका किसका धन्यवाद ज्ञापन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप धन्यवाद ज्ञापन करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप किसे किस लिए धन्यवाद कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से धन्यवाद दिया है उसका बहुत ही सटीक मायने निकाला जा रहा है कि निश्चित तौर पर से भावनात्मक रुख मोड़ने की बात की जा रही है पूरे देश भर में। जिस तरीके की पिछले 24 घंटे में हालात पैदा हुए हैं, जिस तरीके की स्थितियां पैदा हुई हैं कि कांग्रेस को बैकफुट पर ढकेला जा रहा है, तमाम पार्टियों को बैकफुट पर ढकेला जा रहा है। और हम सब आप जानते हैं कि पिछले दिनों जब से 5 राज्यों में चुनाव का माहौल पैदा हुआ है तब से लेकर अब तक जो स्थितियां हुई हैं उसमें विकास का मुद्दा हावी हो गया है, उसमें रोजगार का मुद्दा हावी हो गया है, पैंडेमिक का मुद्दा हावी हुआ है और कई सारी बातों को लेकर के हिंदुत्व और हिंदूवादी जो विचारधारा है उस तरह की लड़ाई चल रही है। देश ये समझने लगा है कि बहुत सारी बातें झूठे तौर पे फैलाई जा रही हैं, झूठी की जा रही हैं। कई लोग इन बातों को लेकर के अनमनस्क तरीके से परेशानियों में हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय जो हालात हैं, क्या रुख चुनाव का मोड़ने की दिशा तय की जा रही है, इस दिशा की ओर कि किसी भी तरीके से सेंटिमेंट्स जगाए जाएं और भावनात्मक मुद्दे को उछाला जाए। इन बातों पर बात और विचार होना बेहद ज़रूरी है। अब बात आती है सुरक्षा की। सुरक्षा की जहाँ तक बात आती है तो एसपीजी सुरक्षा की अगर बात करिए आप, तो एसपीजी सुरक्षा को जिन्होंने भी करीब से देखा है वो ये बात जानते हैं कि एसपीजी की सुरक्षा कितनी कठोर होती है। ये बात मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है 2009 की घटना, जब सोनिया गांधी रायबरेली के लिए जा रही थी और एसपीजी की सुरक्षा में वो आगे बढ़ रही थी, तो रायबरेली के गांव में जाते समय एक चैनल का नाम नहीं लूँगा, चैनल के कैमरामैन से हल्का सा उन्हें धक्का लग गया और उस धक्के का नतीजा ये निकला कि एसपीजी के सुरक्षा गार्ड ने जिस तरीके से बेल्ट से पकड़ करके ठीक इस जगह पर कमर के पास पकड़ करके उस कैमरामैन को उठा करके उसने फेंका, वो ताकत बताया, वो ताकत दिखी कि एसपीजी के सुरक्षा गार्डों से अगर आप भिड़े तो क्या हालत होंगे। ऐसा माना जाता है कि एसपीजी के सुरक्षा गार्ड 2, 4, 10 लोगों को तो यूं ही निपटा देते हैं। इस सुरक्षा पर जितना खर्च होता है वो करोड़ों की लागत का होता है। 400-500 करोड़ का प्रतिवर्ष का खर्चा होता है जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा गार्ड में लगा होता है। ठीक यही घटना मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एसपीजी सुरक्षा गार्ड चारों ओर से हाथ बांध करके घेर लेते हैं मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, किसी भी ऐसे वीवीआईपी को, तो आप ये समझिए कि उस रास्ते को आप ब्रेक करके घुस नहीं सकते। आप सामान्य इंसान हैं, आप कोई कमांडो नहीं हैं। हाँ, अब हमले की बात अगर आती है तो जैमर जो चलता है गाड़ी में, जिसको आप देखते होंगे कि एंगल लगे होते हैं तमाम, ऐसे एक ब्लैक कलर की गाड़ी होती है काले रंग की और उसके ऊपर 4 कोने सजे होते हैं जैमर से। उन जैमर की ताकत सिर्फ इतनी नहीं होती है कि वो आपके इंटरनेट को ध्वस्त कर दें, कि वो आपके फ़ोन को ध्वस्त कर दें या उसके इंडिकेशंस को ध्वस्त कर दें, बल्कि आईईडी ब्लास्ट को भी वो रोक सकते हैं। और वो 100 मीटर नहीं, 500 मीटर के दायरे के हिस्से को ब्लॉक करके रखते हैं। ऐसी स्थितियों में किसी सुरक्षा के मानकों को तोड़ करके कोई चीज़ हो जाए, ये बड़ा कठिन काम है। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि एक प्याले में किस तरीके से आप तूफान उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक ये बात मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि जब इस समय हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, तमाम ऐसी बातें जो पीछे हटती जा रही हैं धीरे धीरे वो पर्दे के पीछे होती जा रही हैं। लोग ये समझते जा रहे हैं कि इलेक्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम मुद्दा या मंदिर और मस्जिद मुद्दा नहीं रहता है, उसके अपने भी मायने होते हैं। 5 राज्यों के अहम चुनाव, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा जैसे शामिल हैं, पंजाब शामिल है, ऐसी स्थितियों में उसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए ये समझिएगा। इन बातों पर ज़रूर गौर करिएगा क्योंकि अब मुद्दा भावनात्मक दिया जा रहा है और मोड़ा जा रहा है भावना की तरफ। अगर ये भावनात्मक मुद्दा घूमता है तो निश्चित तौर पर लाभ किसे पहुंचेगा ये अनदेखा नहीं हो सकता है। आलोचना ज़रूर है ये, लेकिन इस आलोचना में तथ्यों की भी बात है। उन तथ्यों की भी मैंने निगरानी की है कि जिससे आप ये रूबरू हो सकें, ये जान सकें कि जो हो रहा है वो सही दिशा नहीं है। छोटी सी घटना को इतना बड़ा बना करके तूल दिया जा रहा है। एक छोटी सी बात को, ऐसी सुरक्षा
ऐसी समस्या एक बार नहीं सैकड़ों बार होती है। जब अमित शाह पहुंचते हैं कश्मीर और कहते हैं कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट हटा दो, वो सुरक्षा गारद हटा दो और मैं ऐसे ही जाऊंगा, आप कश्मीर के हालात जानते हैं। रोजाना कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती है वहां पर जिससे लोग हताहत होते हैं, रोजाना वहां सैनिक शहीद होता है। तब आपको डर नहीं लगता? तब आपकी एसपीजी सुरक्षा पर क्या भरोसा है? किस तरीके से आप काम करते हैं? तब ये बात आपके ऊपर नहीं पड़ती। आप गृह मंत्री हैं, ऐसी स्थितियों में ही जैसे आप नॉर्मल स्थितियों में जब आप पहुंचते हैं और प्रोटोकॉल तोड़ करके प्रधानमंत्री लोगों से मिलने लगते हैं, उस समय एसपीजी सुरक्षा की क्या हालत होती है, उन सुरक्षा गार्डों की क्या स्थिति होती है, क्या मना स्थिति होती है, कैसे वो सुरक्षा तय कर पाते हैं। ठीक उसी दुर्घटना का शिकार हुए थे राजीव गांधी, जब प्रोटोकॉल तोड़ करके, और उसके पहले कई बार उन्हें चेताया गया था कि आप प्रोटोकॉल मत तोड़िए, और सब, जबकि हम सब जानते थे कि लिट्टे किस तरीके से उनके ऊपर घात लगाए बैठे हैं। हम सब जानते हैं कि लिट्टे के लिए उनके ऊपर श्रीलंका में जब वो सेना का मार्च ले रहे थे और गार्ड ऑफ ऑनर स्वीकार कर रहे थे, उस समय एक हमला हुआ था उनके ऊपर और सिपाही ने जो बंदूक थी उसके बट से वार किया था। फुर्ती की वजह से थोड़ा बच पाए वो, उनके सर पे वो हिट नहीं किया जो गन का बट था, लेकिन फिर भी कठिनाई तो थी। चूंकि गन्स में गोलियां नहीं होती हैं गार्ड ऑफ ऑनर के वक्त, इसलिए वो सुरक्षित रह पाए। ठीक ऐसी परिस्थितियों से इंदिरा गांधी गुजरी, जब बंदूकों में गोलियां थीं, समझाया गया, कहा गया कि आप अपने इन सिख गार्डों को हटा दें, सतवंत सिंह बेअंत सिंह को। तब भी वो बात हुई थी और इंदिरा गांधी ने यह कहा था कि प्रधानमंत्री होने के नाते मैं ये खाई और बड़ी नहीं कर सकती। 30 अक्टूबर को उन्होंने साफ कहा कि मैं एक एक कतरा बूंद अपने देश के ऊपर न्यौछावर कर सकती हूं, और अगले दिन उनकी हत्या हो जाती है। और देश किस तरीके से उन परिस्थितियों से गुजरा था, कैसा दंगा भड़का था, कितना बुरा हाल हुआ था, ये हम सब आप जानते हैं। कोई भी बात कहने से पहले बिना सोचे समझे प्रधानमंत्री कभी नहीं कहते। तो जो बात इन्होंने कही कि सीएम को धन्यवाद ज्ञापन किया गया कि मैं जिंदा लौट आया, ये दूर तलक संदेश जाएगा। आप उन परिस्थितियों को सोचिए जब व्हाइट हाउस के ऊपर और जब पूरे पार्लियामेंट के ऊपर अमेरिका में घेराबंदी हो गई थी इलेक्शन के समय में, ट्रंप के समय में। आप ध्यान करिए उस समय भी किस तरीके से अमेरिका शर्मसार हुआ था। अपने देश की भी कमोबेश वैसी ही हालत हुई है। आगे के चुनावों के लिए क्या परिस्थितियां होती हैं, क्या स्थितियां होती हैं, हम आपको हर बार जोड़ते रहेंगे, खबर देते रहेंगे। इसके लिए आप बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राजपथ टीवी, सबसे पहले भारत।